बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भी बच्चों, अब आपका लेक्चर नंबर 9 है MTH 101 का। यहाँ से आगाज़ होता है लिमिट्स का। लिमिट्स के कॉन्सेप्ट से पहले जो है ना, टेंजेंट और सीकेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। टेंजेंट हम किस चीज़ को कहते हैं? आपके पास सपोज करो कि ये कर्व है, ठीक है। इसके किसी एक पॉइंट के ऊपर आप एक लाइन गुजारते हैं जो इसको इस पॉइंट के ऊपर टच करती है, ठीक है। तो इस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। एक्चुअली ये एक पॉइंट नहीं होता, ये दो बहुत ही करीब पॉइंट होते हैं, यानी यूँ समझ लो, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिकली जो होता है ना, एक पॉइंट से जो है ना, वो तो इन्फिनिट लाइन पास कर जाती है जितनी मर्जी कर जाए, ठीक है। लेकिन जो दो पॉइंट्स होते हैं ना, उनमें से सिर्फ एक ही लाइन पास करती है, ठीक है। तो लिहाजा ये पॉइंट जो होते हैं ना, इतने को करीब होते हैं कि इनमें फ़र्क नहीं कर सकते। मसलन अगर ज़ाहिर है पॉइंट जो है उसमें x और y की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब कोई एक पॉइंट है उसमें 2 और ये 4 है, तो दूसरा जो पॉइंट होगा वो इसके बहुत ही करीब होगा, 0 0 0 0 1। इसी तरह ये भी होगा पॉइंट 0 0 0 0 1। तो ये दोनों पॉइंट आलमोस्ट सेम ही हैं, लेकिन होते ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन करीब इतने होते हैं कि उनको हम, ठीक है, कोइंसिडेंस जो है ना वो आइडेंटिकल पॉइंट्स लेते हैं, और उसमें से जो लाइन किसी कर्व के ऊपर से ये गुजरती है तो हम उसे क्या कहते हैं, वो टेंजेंट लाइन। अब आता है आपके पास एरिया प्रॉब्लम। अगर तो रेगुलर शेप्स हैं, ठीक है, रेगुलर का मतलब है रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है, तो उसके तो फार्मूले होते हैं। और अगर कोई इरेगुलर शेप है इस तरह की, मसलन वो कहता है ये कर्व है, इसमें एक्स की ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर है एक्स की वैल्यूज़ के मुकाबले में वाई की भी होती है, ठीक है। ये सी और डी ले लो, वाई की वैल्यू। तो आपने ये जो एरिया है शेडेड, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है। कैलकुलस के अंदर जो एक्स में तब्दीली की वजह से वाई की में जिस रेट से चेंज आता है, वो तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर डील होता है, जो कैलकुलस की एक ब्रांच। इसके बाद कैलकुलस की दूसरी ब्रांच होती है, उसे कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। उसमें ये एरियाज़ वगैरह और वॉल्यूम्स निकालते हैं, ठीक है। अब वो टेंजेंट लाइन आपको बता दी गई है, ठीक है। अब आपको टेंजेंट लाइन और लिमिट के दरमियान में कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। मसलन ये सर्कल है, यहाँ पर एक पॉइंट है तो ये टेंजेंट बन गया, ठीक है। लेकिन अगर किसी कर्व के किसी एक पॉइंट से वो इंटरसेक्ट कर जाता है, ठीक है, तो वो टेंजेंट नहीं होता। मसलन ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट के ऊपर तो टेंजेंट होगी, लेकिन इन दोनों पॉइंट को वो कट कर रही है, यहाँ वो टेंजेंट नहीं होगी, ठीक हो गया। तो फिर जब आपके पास लाइन की सिनेरियो जो होते हैं, अब गौर से देखना, ये कर्व है आपके पास, ये जो इसने बनाई हुई है, ये कर्व है कैसे, ये देखो जरा, ये यूं कर्व है इसकी, ठीक है। तो वो ये कहता है कि अगर आप इस कर्व में यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट आपका यहाँ पर, ठीक है। अब इस पॉइंट के में से ये आप एक लाइन गुजार देते हो, ठीक है। तो जब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में से कोई लाइन गुजरती है किसी कर्व पे, तो उसको सीकेंट लाइन कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये सीकेंट लाइन जो है, इसमें यहाँ भी एक पॉइंट होगा, यहाँ भी एक पॉइंट, ठीक। अब जब पॉइंट आपके पास है जिसको नाम हम P0 और P1 का देते हैं, ये P0 है आपका, ये क्या P1। P0 के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो आपके पास हैं x0 और y0। P1 के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो x1 और y1 है, ठीक हो गया। अब ये जो आपके पास P0 का x कोऑर्डिनेट है वो ये होता है, और ये जो आपके पास P1 का x कोऑर्डिनेट है वो ये होता है। इसी तरह ये जो वर्टिकल हाइट है इस पॉइंट की वो y0, और इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो y1, ठीक हो गया। अच्छा, ये पॉइंट आपके पास पहले ये था, फिर जब x0 x1 में तब्दील हुआ तो y0 y1 में तब्दील हुआ, तो आपका पॉइंट जो P0 है वो मूव करके कहाँ चला गया, P1 पे।
तो बाद में आपने इस P0 और P1 में से ये लाइन गुजार दी, ये सीकेंड हो गई। ठीक हो गया। अब अगर हम इस पॉइंट को वापस इस तरह मूव करवाते हैं, x1 को x0 की तरफ लेके आते हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा, y1 जो होगा वो y0 की तरफ आना शुरू हो जाएगा। यानी अगर मैं x1 को x0 की तरफ लेके आऊँगा तो y1 किसकी तरफ आएगा, y0 की तरफ। ठीक है, तो P1 पॉइंट किस में तब्दील हो जाएगा, P0 में। यही होना और क्या होना भाई, ये इधर आ जाए तो ये लंबाई कम हो गई हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला P1 पॉइंट घूमते हुए इधर P0 में आ जाएगा। तो अब अगर मैं P0 के ऊपर सिंपल एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो इसको टच करते हुए गुजर जाएगी, तो इसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। ठीक हो गया। अब बात समझ में आ गई। किसी सीकेंड लाइन को अगर आपने टेंजेंट में कन्वर्ट करना है तो उस पॉइंट की जो x की वैल्यू है ना, ठीक है, उसको पिछली किसी x की वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। उसके मुकाबले में जो इस पॉइंट की y की वैल्यू होगी वो उस पॉइंट के y की वैल्यू में जाके तब्दील हो जाएगी, और ये जो P1 है ये बदलता हुआ इधर में आ जाएगा। यानी P1 और P0 एक ही पॉइंट हो जाएगी। तो उसमें अगर कोई टेंजेंट लाइन गुजारोगे, हैं तो ये दो लेकिन आइडेंटिकल है, दो पॉइंट उनमें से ही के कंसिडर उनको एक ही किया जाता, तो उसमें लाइन गुजारोगे वो टेंजेंट लाइन हो जाएगी। ठीक हो गया। और अगर इसका उलट करना है, ये किसके लिए ज़रूरी है, ठीक है, यानी जो आपकी सीकेंट लाइन है वो किस में तब्दील हो जाएगी, टेंजेंट लाइन में। अब समझ आ गई। और अगर इसका उलट करना है कि x0 को ले जाओ x1 की तरफ, तो फिर y0 की तरफ जाएगा y1 की तरफ। जाहिर है इधर से इधर जाओगे तो ये हाइट बढ़ के ये हो जाएगी, तो फिर P0 किस में तब्दील होगा, P1 में। ये पॉइंट मूव करके इधर आ जाएगी। तो फिर ये जो टेंजेंट लाइन है ये इसमें से और इसमें से जब गुजारोगे तो ये किस में तब्दील हो जाएगी, सीकेंड के अंदर। तो ये इसका कानून था। लिमिट किसको कहते हैं, ठीक है, लिमिट कहते हैं कि आपके पास एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू के अप्रोच करने को कहते हैं। अब इससे मुराद क्या होता है, जब आगे चल के आएगा ना लिमिट ऑफ ए फंक्शन, जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है, पहले वो समझ लो। वो लिखा यूँ होता है, तो वो होती है y की वैल्यू। ठीक है, हम कहते हैं कि x की वैल्यू हम किसी एक नंबर की तरफ लेके जाते हैं तो y की वैल्यू फिर क्या होगी, फ़र्ज़ करो वो l होती है। तो फिर हम ये कहते हैं कि जैसे ही x अप्रोच करेगा a को, y अप्रोच करेगा l को, बस। तो ये लिमिट कहलाती है इसकी। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर किसी एक नंबर को अप्रोच करता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल जिस नंबर को अप्रोच कर रहा होता है वो लिमिट कहलाती है इसकी, फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन से मुराद y की, कि x अगर मैक्सिमम यहाँ तक आएगा तो y यहाँ तक आ जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, होता यूँ है, ये नंबर है, ये a है, तो हम कहते हैं x इन सारी 0 से स्टार्ट हो गई, यहाँ तक a तक पहुँचता है, तो y 0 से स्टार्ट हो गया l तक पहुँच जाएगा यूँ। ठीक है, तो दोनों को अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा इन दोनों के इंटरसेक्शन के ऊपर। ठीक है, हो सकता है ये कर्व हो इस तरह, इसकी बात कर रहे हैं। अब बात समझ में आ गई। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा उसमें, वो कोई मसला नहीं है, अंडरडॉग कर देते हैं। ठीक हो गया। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको ये बता रहा हूँ। वैसे लिमिट कहते हैं एक वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू का किसी नंबर को अप्रोच करना, ठीक है, या इसका इसको अप्रोच कर देना, या इसका इसको अप्रोच कर देना, या इसका इसको अप्रोच करना, ये सारे लिमिट के केसेस होते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ये उसने आपको सारी सेंसेस की दी हुई है कि सीकेंट टेंजेंट में कब चेंज होगा, जब x1 x0 में आएगा तो y1 y0 में आएगा, तो p1 p0 में आ जाएगा, तो सीकेंट टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आता है एरिया एज ए लिमिट। ठीक है, फर्ज करो ये फिगर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसका फार्मूला नहीं, तो इसके दो हिस्से कर लो, एक रेक्टेंगल हो जाएगी, एक स्क्वायर, दोनों के अलग अलग एरिया निकाल लो। अब ये आपके पास एक पॉलीगन है, इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, तो आप इसमें एक ये ट्रायंगल बना लो, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इनके एरिया निकाल के ऐड कर लो। और अगर आपके पास कर्व के अंडर जो है इस तरह का एरिया आ जाता है तो इसको कैसे हैंडल करते हैं, फिर हम इसकी रेक्टेंगल बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, जितनी ज़्यादा रेक्टेंगल बनाते जाएंगे उतना ही एरिया की पैमाइश अच्छी आती चली जाएगी। ठीक है, लिमिटिंग केस का मतलब क्या होता है वो समझना है। लिमिटिंग केस का मतलब ये होता है कि आप मैक्सिमम जो है ना, ठीक है,
कोई काम जो है वो कितना ज़्यादा कर सकते हैं उसकी हद है। मसलन ये एरिया है, मैंने इसमें ये वाली रेक्टेंगल बनाई, फ़र्ज़ करो ये बन गई हैं 10, तो मुझे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कितनी रेक्टेंगल्स बना सकता हूँ? फ़र्ज़ करो अभी मैंने ये बना दी 50, अगर मैं इससे ज़्यादा 100 बना सकता हूँ लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं बना सकता, तो फिर इसकी लिमिट क्या होगी? 100 रेक्टेंगल्स की होगी। उन रेक्टेंगल का एरिया निकाल के मुझे जमा, ठीक होगी। तो लिमिट का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू किसी भी चीज़ की, वो मिनिमम भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम ही होती है, यानी इंतहा जिसे कहते हैं ना, हद। ठीक है कि एक वेरिएबल मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है या मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। और उसके मुकाबले में फिर दूसरा वेरिएबल मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, मिनिमम कहाँ जा सकता है, ठीक है। तो लिमिट का मतलब होता है बाउंड्री या हद जिसे कहते हैं, ठीक है। अब वो इसको यहाँ पर डिस्कस करेगा, ठीक है। ये फंक्शन दिया हुआ, वो ये कहता है कि आप x की वैल्यू जो है ना 1 से कम करते हुए 0 तक आओ और यहाँ पर पुट करो ऊपर नीचे, फिर देखो y की वैल्यूज़ क्या आती है। फिर वो कहता है -1 से बढ़ाते हुए आप 0 तक आओ, वो x की सारी वैल्यूज इसमें पुट करो, देखो आंसर क्या आता है। इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जब आप छोटी वैल्यू से बढ़ाते हुए किसी बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर किसी बड़ी वैल्यू से कम करते हुए छोटी वैल्यू की तरफ आते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। तो x की इस चेंज की मुकाबले में y को देखना होता क्या आता है, ये उसने किया हो। अब x की वैल्यू 1 से कम करते हुए 0 की तरफ आ रहे हो, 0.2 कम कर रहे हो, फिर ये जो वैल्यू है ये बारी बारी ऊपर नीचे यहाँ पुट करो, उस पर साइन अप्लाई करो। मैं साइन आपके पास आएगा ना, अगर 1 है x की वैल्यू, तो इधर जो y की वैल्यू आएगी साइन x ओवर x, तो वो आएगी कैसे, इसमें पुट करोगे साइन 1 और 1, तो यहाँ पर साइन 1 का आंसर निकाल लोगे, नीचे तो 1 नहीं होना, वो आंसर ये आ जाएगा 0.1 रेडियन का निकाल लो ना, 0.84147 ये आ जाएगा, ठीक है। तो यही फाइनल आंसर इसका बन जाएगा, तो वो 1 के मुकाबले में ये लिख लो। अब समझ आ गई। इसी तरह 2 के मुकाबले में आएगा 3 के आखिर में आती जाएंगी वैल्यूज़। सिमिलरली अगर आपने x की नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करनी, ठीक है, बस -1 पुट कर दो, तो y की वैल्यू इसके ज़रिए क्या आएगी, वो भी यही आएगी। उसकी वजह बता देते हैं, वो ये क्यों आएगी, ठीक है भाई। इसमें माइनस पुट करोगे तो साइन ऑफ -1 है, नीचे भी -1 है, ठीक है। तो आपको पता है साइन के आगे अगर नेगेटिव एंगल होता तो उसका नेगेटिव बाहर आ जाता है, ठीक हो गया। इसको यूँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 1 फिर दोबारा वही आएगा 0.84147 आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी वो यही आंसर देगा, ठीक हो गया। तो ये जो आपके पास है कि अगर आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू से गुजरते हुए जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से आप, ठीक है, लिमिट मालूम कर रहे हैं। लिमिट से मालूम करने से क्या मुराद है कि x की इन वैल्यू से गुजरते हुए आपने देखना है y की लिमिट क्या है, y से मुराद है y की हद क्या है। अगर x की हद 0 है लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से भी 0 है, तो y की हद क्या होगी, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि अगर x की हद 0 है लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से, तो y की हद क्या होगी, 1 होगी। और इसकी हद कहाँ से होती है, ठीक है, ऊपर से नीचे से। देखो x एक्सिस का ताल्लुक ये होता है ना, लेफ़्ट और राइट से होता है, और y एक्सिस का ताल्लुक इससे होता है, ये 1 है, अगर ऊपर से या नीचे से होता है। सही बात समझ। तो ये दोनों सूरतों में आंसर जो है, चाहे 1 से कम करते हुए 0 पे आओगे तो ये फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है, 0.9998 1 की तरफ जा रही है। अगर आप -1 से बढ़ाते हुए 0 की तरफ आओगे तब भी फंक्शन का आंसर किस तरफ जा रहा है, 1 की तरफ। तो ये इसका मतलब होता है कि अगर आप राइट साइड से कम करते हुए, बड़ी वैल्यू से कम करते हुए 0 तक आ रहे हो तो फंक्शन फिर भी 1 की तरफ है। और अगर -1 से बढ़ाते हुए वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड से इंक्रीज़ करते हुए 0 तक करते तब भी फंक्शन की वैल्यू 1। तो हम कहेंगे अगर x की लिमिट जो है, हद जो है 0 है, तो फंक्शन की लिमिट या हद 1 है, यानी ये y। ये उसने दी है आपको। तो जब लेफ़्ट साइड और राइट साइड से जो आंसर सेम आए वो फिर आपकी लिमिट कहलाती है। लिमिट का मतलब क्या होता है कि लेफ़्ट और राइट से दोनों तरफ से वो एक ही होगी, ठीक है। यानी आप 0 को चाहे इधर से अप्रोच करें चाहे इधर से अप्रोच करें, यानी जब भी ये लिखा होता है ना उसका तर्जुमा ये होता है असल में, ठीक है। तो अगर आप लेफ़्ट साइड से आते हैं
L1 और ये राइट साइड से आते हैं L1, लेफ़्ट साइड से आते हैं L2। तो ये वैल्यूज़ तो y की होती हैं ना, x की तो इस तरफ आ रही हैं ये, तो y भी, तो इसको आप कहते हो राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर ये दोनों सेम होंगी तो उसी को हम फंक्शन की लिमिट कहते हैं। इसके बाद इस पर अप्लाई कर लो, ये देख लो x अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है, 0 को अप्रोच कर रहा है फ्राम लेफ्ट और फ्राम राइट। तो फिर वही बात, जब राइट से करेगा तो 1 से कम करते हुए 0 पे आना है आपने, आ रहे, ठीक है, वो वैल्यू इधर पुट करते जाओगे। मसलन फंक्शन अब आपके पास क्या है, ये है आनी, तो इसने y की वैल्यू है ना sin x/x, ठीक हो गया। तो जब आपने इसको ये लिखना होता है ना, इसके ऊपर प्लस का मतलब है राइट साइड से, यानी 1 से कम करते हुए इसमें आना, तो उसमें पहली वैल्यू आप 1 पुट कर लो, तो साइन क्या होगा 1, ये अगर पाई है आपके पास, ठीक है, ये फंक्शन अगर पाई का, ऊपर तो पाई रहेगा, नीचे क्या आएगा 1, तो साइन पाई किसके बराबर होता है 0, तो इसीलिए वो 0 लिखा हुआ आपके पास। फिर इसी तरह ये करो, वो सबके लिए 0 है, क्योंकि ऊपर पाई फिक्स है, नीचे x चेंज होता जाएगा, लेकिन ऊपर ही जब 0 आ जाएगा, अब नीचे 1 हो या नीचे क्या हो 0.8 हो, तो जब ऊपर ही 0 है वो तो 0 ही आना, तो इसलिए हर तरफ 0 ही आंसर आता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 0 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें, यानी -1 से वैल्यूज़ बढ़ाते हुए 0 तक आएँ, या +1 से कम करते हुए वैल्यूज़ इधर आएँ, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो किस तरफ अप्रोच करेगी, 0 की तरफ अप्रोच करेगी, ठीक है। ये y एक्सिस है बेटे, ये x एक्सिस होता है, अब इसको भी समझ लो, इधर से इधर आओ इधर, तो ये y की वैल्यूज़ है, y ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, तो इधर से इधर y आ जाएगा और इधर से इधर जाना शुरू हो जाएगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब ये आपका कोई फंक्शन ऐसा होता है उसकी लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट आती चली जाती है, जिस तरह इसकी नहीं आ रही है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ ही आ रही ना, यानी आप 1 से वैल्यूज़ को कम करते हुए 0 पे आ रहे हो, तो फंक्शन की वैल्यू देखो डिफरेंट आ रही, फ्लक्चुएशन राज आते जाएंगे आंसर। इसका जब ग्राफ बनाओगे या इनका ग्राफ बनाओगे तो यूँ ही बनते हैं, ठीक हो गया। ये इस तरह करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम 1 है और मिनिमम क्या है -1। अच्छा, जब इस किस्म की ऑसिलेशन आती है ना, तो फंक्शन की लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती, जब भी इस तरह का आएगा स्विंग, ये याद रखना। इसको कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, DNE, डज नॉट एग्जिस्ट। ये 2 तरह से होती हैं। ऑसिलेशन अगर इस तरह की आ जाए तब भी नहीं एग्जिस्ट करती, और अनबाउंडेड इंक्रीज और डिक्रीज, ये होता है अनबाउंडेड।